ये कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम शब्दों का प्रयोग होता है ना। अगर प्लीज, काइंडली, सर, मैडम है तो इसका मतलब उसमें आग्रह है, ठीक है। तो जब ऐसे वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो प्लीज, काइंडली, सर, मैडम जो भी रहेगा उसको हटा देना है और आपको सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस में कहा क्या गया है। आग्रह का भाव है, रिक्वेस्ट है या सलाह है, ठीक है, या ऑर्डर का भाव है, जो भी रहेगा। अगर मान लीजिए ऑर्डर का भाव है, आदेश का भाव यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा, आग्रह का भाव है यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सलाह का भाव है यू आर एडवाइज हो जाएगा और प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आपका हट जाएगा, ठीक है। जैसे प्लीज सिंग के साथ तो क्या हो जाएगा, क्या कहा गया है, आग्रह किया गया है, यू आर रिक्वेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, यू आर ई requested to sing a song. कोई दिक्कत, you are requested to sing a song, हो गया। अच्छा मान लीजिए कभी कभी आपका सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होता है, इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से भी प्रारंभ होता है, ठीक है। कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो डू नॉट से प्रारंभ होते हैं। तो डू नॉट open the door, अब बोलो, डू नॉट ओपन द डोर। जब इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट, इसका नियम है लेट द डोर नॉट बी OPENED, let the door not be opened। भाई डू नॉट है अगर तो निगेटिव का भाव दर्शा रहा है, अगर आपके सेंटेंस में डू नॉट है तो वह निगेटिव का भाव दर्शा रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट आपका है, ऑब्जेक्ट इसमें है सेंटेंस में, तो डू नॉट को हटा दो, नॉट तो लेना ही है आपको, नॉट यहाँ पर आपने एडजस्ट कर दिया। इसका नियम क्या कह रहा है, ऐसे सेंटेंस का सबसे पहले आपको लेट लगा देना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। सबसे पहले क्या लगाना है, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद फिर वर्ब का और फॉर्म लगाना है, ठीक है। एक बार दोनों को कहो हम लिख दें, या फिर अगर कोई दिक्कत हो तो कोई बात ही नहीं है, देख लीजिए। ये रहा, यू आर ORDERED, you are ordered, you are REQUESTED, requested, you are ADVISED, advised। ये तो तीन रहेंगे, इनके साथ वर्ब की, इसके साथ टू का प्रयोग कर देना है। अब जब टू का प्रयोग कर दोगे तो वर्ब की पहली अवस्था हो जाएगी, वर्ब की पहली अवस्था हो जाएगी। भाई क्योंकि यहाँ पर तीसरी अवस्था हो गई है यहाँ पर, ठीक है। और जो दूसरा वाला था लेट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है, बी लगा देना है, बी, और उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था, ये ठीक। जैसा रहेगा आपको ऐसा करना रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट है लेट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था। ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस हैं। अगर किसी को कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकता है।
सीता कैन सिंग अ सॉन्ग। आप देखिए यहां पर कैन का प्रयोग हुआ है। मॉडल एक्सिलरी, ध्यान दीजिएगा, जितनी भी मॉडल एक्सिलरियां हैं, जितनी भी मॉडल एक्सिलरियां हैं, उनके साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बी का प्रयोग कर देगा। किसका प्रयोग करना है भाई? सेल के साथ हमने बी का प्रयोग किया ना, विल के साथ आपने बी का प्रयोग किया, तो कैन के साथ किसका प्रयोग करोगे? बी का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे भाई? आप ले लीजिए ये सॉन्ग, यह लाओ, अ सॉन्ग कैन बी SUNG, संग बाई सीता। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? तो मॉडल एक्सिलरी जितने भी हैं उनके साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की तीसरी अवसर आप करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, ये तो चलेगा आपका। ठीक है, तो समझ में आए नहीं? जितनी भी मॉडल एक्सिलरी हैं उसका चाहे नियम लिखो या ना लिखो, लेकिन जरा ध्यान रखो कि मॉडल एक्सिलरी कैन है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, इनके साथ क्या लगाना है? बी लगाना है। और वर्ब की तीसरी अवसर हो गया ना? अच्छा देखिए, कभी कभी आपको बाध्यता वाले सेंटेंस मिल जाते हैं। बाध्यता वाले समझ रहे हैं? जैसे एक सेंटेंस देखिए, राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग। राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग, ये अतिरिक्त में आएंगे भाई, ये नियम से परे हैं, मतलब टेंस से परे हैं, दूसरे तरह हो गए हैं। हाँ? तो राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिवाइज आपको करना है। कोई करेगा? बड़े बड़े बहादुर लोग हैं। आप देखिए, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ है? या का हो गया, तो पहले आओ लाइए ऑब्जेक्ट आसान हो गया, कोई दिक्कत? अब बोलो उसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, जूम करो, रोको, बताते हैं। देखो सीधा बाध्यता वाले, यहाँ पर जो सेंटेंस आपका है बाध्यता या निवार्ता वाला है। भाई किसी सेंटेंस में हैज टू या हैव टू या शैल हैव टू या विल हैव टू के बाद वर्ब की पहली अवस्था है, तो वहां पर सेंटेंस में बाध्यता या निवार्ता दिखाई गई है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस का जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या करेंगे? जो है वह ही है, जो है वह ही, मतलब जो नियम है वह चलेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, वर्ब की तीसरी अवस्था ये हो गई, चल ही करेगा। हैज टू है या शैल हैव टू है या विल हैव टू है या हैड टू है, बीई, बी का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है? बी का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग हैज टू बी संग बाई राम। ठीक, अगर सेंटेंस में इस तरह का है, या आपको स्पेशल रूल में कह सकते हैं, अगर आपके सेंटेंस में बाध्यता या निवार्ता है, ठीक, तो वहां पर हैज टू, या ऐसे मान लो अगर आपके सेंटेंस में हैज टू या हैव टू या शैल हैव टू या विल हैव टू इनका प्रयोग हुआ है, तो आपको वहां पर बी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? बी का प्रयोग करना पड़ेगा। वर्ब की तीसरी अवस्था चल रही है, अभी मत बताना, पूछना पैसिव वॉइस में का इहू सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में भी वर्ब की तीसरी अवस्था लगती है। भाई वर्ब की तीसरी अवस्था आपको लगाना ही है। जब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तब आपको वर्ब की तीसरी अवस्था लिखना है,
तब आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, बाय का प्रयोग करना है। कहीं कहीं एट और टू का प्रयोग होता है, बाद में उसका मेंशन हो जाएगा। समझा रहा नहीं? वर्ब की तीसरी अवस्था लगेगी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। पहले तो पढ़े हो गए, ये बाध्यता अनिवार्यता वाले वाक्य अलग से आ गए। तो यहाँ पर आपको हैज टू बी, शैल हैव टू, अब शैल वाला आ गया, ध्यान दीजिएगा। शैल हैव टू बी, विल हैव टू बी, हैड टू बी, इनका प्रयोग करना है। किसी को दिक्कत? इसके बाद मान लीजिए कभी कभी एक सेंटेंस ऐसे आता है, एक अनुवाद टाइप, पहले अनुवाद से शुरू करते हैं, उसके बाद उसका पैसिव वाला डालेंगे, ठीक है। राम खाना खाने को है। पहले अनुवाद होगा फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ, राम खाना खाने को है, ठीक। अब बताओ इसका अनुवाद। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस और दे दीजिए। राम खाना खाने वाला है, दोनों सेंटेंस देख लीजिएगा। दोनों अगर देखा जाए तो दोनों सेंटेंस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राम खाना खाने को है और राम खाना खाने वाला है। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगले दिन आपकी परीक्षा है और कहीं से फोन आता है कि बचवा क्या कर रहा है, कहीं परीक्षा उसकी होने वाली है और पढ़ रहा है। तो 24 घंटा पहले आपने कहा, आपके घर का कोई मेंबर कहा कि उसकी परीक्षा होने वाली है, वो पढ़ रहा है, ठीक। आपने वहां पर किसका प्रयोग किया? और सुबह हुई 8 बजे परीक्षा थी, 7 बजे आपको निकलना है, तो क्या है? वह जाने वाला है ना, वह जाने वाला है, ये भी हुआ। और वह जाने को है, जब आप तैयार हो गए, गाड़ी बैठ गए, तो कहे अब जाने को है। या एक और तरीका थे और सिंपल, घर में बड़े बुजुर्ग जो एकदम से 100-150 साल 200 साल जी लेते हैं, जब बीमार उमार होते हैं तो कहें इनकी लड़कियों को बुला दो भाई, अब जो है क्या होने वाले हैं, मरने वाले हैं, सबसे बोल बतला लें, सबसे बात कर लें। ये होता है ना, आप लोग देखे होंगे है। तो उनकी जो लड़कियां होती हैं, जो भी होते हैं, जो भी और रिलेटिव होंगे, उनके भाई बंधु सब आते हैं, जैसे हाँ बाबू कैसे हाल है, कैसे नहीं, बातचीत कर लेते हैं। तो वहां पर भी वह कंडीशन लोग जानते हैं कि इनकी अब इनका अब जो है इस संसार से दूसरे संसार में जाने वाले हैं, लोक से परलोक से धारने वाले हैं, तो यह मालूम होता। तो वहां पर आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, यह मालूम नहीं है, ठीक है। और वही अवस्था चलते चलते एक ऐसी अवस्था आ जाती है, हिंदुओं में परंपरा है, लिखा करो इनके मुंह में गंगा जल डालो। तो ये कंडीशन है, बस 1, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पानी, तुलसी और सोना वगैरह डाल दो, जाने वाले हैं। तो ये कंडीशन है, एकदम नजदीकता, जहां पर एकदम नजदीक हो, जहां पर एकदम क्लोज होगी, बस अब या तब, वहां पर को का होगा प्रयोग। जहां पर 2, 3, 4 दिन लग सकता है, वहां पर, ठीक। अब सूर्य निकलने वाला है, सूर्य निकलने वाला है, सूर्य निकलने को है, तो सूर्य निकलने को मतलब सब तैयार खट खुलेगा हो जाएगा। सूर्य निकलने वाला आधा घंटा 1 घंटा प्रोसेस में आएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे हाथ से रोटेट करें वैसे वैसे नजदीक खुलेगा। इसके अनुवाद का नियम है, इस तरह के सेंटेंस का अनुवाद का नियम है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है?
इसके बाद फिर टू बी फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? फिर वर्ब की पहली अवस्था नहीं, टू का प्रयोग करना है। फिर वर्ब की पहली अवस्था। पहले वाले सेंटेंस का ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट भाई जतन तो जतन नहीं, जतन तेरी पूजा हमसे न बनेगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म किसे कहते हैं? आधा लोग जो है भाई लटक जाओगे। टू बी फॉर्म में आपका आता है इट, एम, आर, वाज, वेयर। इसीलिए हम इज, एम, आर, वाज, वेयर नहीं लिखेंगे, टू बी फॉर्म लिखें, कम से कम एक बार चर्चा हो जाएगी। टू बी फॉर्म में आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर लगता है। उसके बाद टू, फिर वर्ब की पहली अवस्था। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर। वाज, वेयर मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, टू बी फॉर्म। उसके बाद फिर टू, फिर वर्ब की पहली अवस्था। किसी कोई दिक्कत? हम बात कर लो, इसका हटा देते हैं। यहाँ पर बात करो, क्या हो जाएगा? राम इज टू गो, क्या है? राम इज टू ईट फूड। राम इज टू ईट फूड, यानी राम जाने को है। सीता खाना खाने को है। खाना किसमें है? देखिए ऐसे सीता पत्र लिखने को है, इसका अनुवाद कौन बताएगा? क्या जाएगा? सीता इज टू WRIT, राइट अ लेटर। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, टू बी फॉर्म। उसके बाद फिर टू, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसको हटा रहे हैं। ऑब्जेक्ट हो गया इज, एम, आर, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर टू बी फॉर्म जो इज, एम, आर, जो भी रहेगा हो गया। फिर टू, फिर वर्ब की, तो सॉरी बी, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर बाई सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? जैसे ही इज टू सिंग अ सॉन्ग, क्या आ जाएगा? अ सॉन्ग इज टू बी संग ना बाई हिम। ठीक। सबसे पहले क्या लिखना है आपको अनुवाद में? सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद टू बी फॉर्म, उसके बाद फिर टू, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर अन्य शब्द। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद टू बी फॉर्म, उसके बाद फिर टू, फिर बी, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट लिख देना है। यानी सब्जेक्ट जो उधर है इधर आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बस चलिए, बचेगा फिर देखा।